नमस्ते बच्चों। आज 7 तारीख की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 29 जिसका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला वो हम सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला सीखा था और आज हम उसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला के बहुत सारे यूजेस हैं, ऐसे ही सेक्शन फार्मूला के भी बहुत सारे यूजेस हैं। एक बार सेक्शन फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। x बराबर है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ऐसे ही y के लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तब होता है जब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होती है, उसके एंड पॉइंट्स दे रखे होते हैं x1 y1 x2 y2, उसका बीच वाला पॉइंट जो इसको रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्स वाई में, और रेशो m1 m2 है। तो कुल मिला के 4 चीज़ें आपको याद होगी, मैंने बताई थी, 2 एंड पॉइंट्स, एक बीच वाला पॉइंट और एक रेशो। चारों में से कोई भी 3 हमें दियो, हम फोर्स 1 निकाल सकते हैं। ये लास्ट क्लास का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं होता है पेपर में, लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम आप इसे बनाइए तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, कंडीशन समझने में आसानी होगी कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, ए के -6 10, बी के 3 -8, रेशो दिया हुआ था 2 7, और हमने बीच वाला पॉइंट निकाला था -4,6। ये मैंने पहले से ही यहाँ लिख लिया है, लेकिन अब हम कुछ और मिस करेंगे, हमें ये नहीं निकालना, ये ऑलरेडी गिवन है। मान लीजिए मैं इसको गायब कर देता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं है, इसकी जगह क्यू दे रखा है, पी दे रखा है, आर कुछ भी लिखा हुआ है, और वो कह रहा है बताइए जी क्यू की वैल्यू क्या होगी यदि ए बी वाली लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट जो -4,6 है 2:7 में डिवाइड कर रहा है। ये पहले से बता दिया, रेशो भी, पॉइंट भी बता दिया, लेकिन एंड पॉइंट मिसिंग कर दिया। करना कुछ नहीं है, मतलब करना है वही पहला वाला काम, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और काम खत्म कीजिए। क्योंकि यहाँ x वाला पॉइंट मिसिंग है तो मेरे को सिर्फ x वाला पोर्शन लगाने की जरूरत है। अगर y भी मिसिंग होता तो मैं ये वाला भी लगाता, लेकिन अभी सिर्फ x मिसिंग है तो मैं केवल ये वाले पोर्शन से काम चला लूँगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने हर बार की तरह फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं। तो जैसे मैंने x का फॉर्मूला लिखा है m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में लिख दिया बाय सेक्शन फॉर्मूला, ताकि हमें पता रहे कि हम सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा ही इसको लेके आए हैं। अब देखिए m1 और m2 हमारा 2 और 7 है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ m1 और m2, ठीक है। x2 की जगह मेरे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वो q है, वही तो मुझे निकालना है, तो q लिख देते हैं। और x1 की जगह मेरे पास -6 है, मैंने -6 दिया, लेकिन अब की बार हमारे पास x भी अवेलेबल है -4, तो यहाँ से x की जगह भी मैं लिखूंगा -4। चलिए इसको हल करना है, बस अब कुछ नहीं करना, हल करना है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और हल कर दीजिए। तो मैं पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। -4 बराबर आ जाएगा, 2 और q मल्टीप्लाई होंगे तो 2q हो जाएगा, 7 और 6 माइनस का 6 है, मल्टीप्लाई होंगे, 7 6 42 माइनस का 42 आ जाएगा, और अपॉन में 2 और 7 9 हो जाएंगे। अब ये 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -36, और सामने आ जाएगा 2q -42। 42 इधर ला के प्लस कर दीजिए, -36 प्लस 42 इक्वल्स टू 2q। मैं यहीं पर हल कर लेता हूँ इसको। 42 में से 36 जाएंगे, 6 बचेगा, बराबर में 2q, 2 इधर आके भाग कर दीजिए, तो आपका q का मान आ गया 3। और आपको याद होगा, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि ये वैल्यू 3 ही थी जो हमने यहाँ से गायब करके उसको q बोल दिया था। तो बेसिकली फंडा क्या है, यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी 3, ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास वही वैल्यू आ गई। अगर वो मिसिंग होगी तो हम तब भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं और हमें एकदम हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये 3 -8 ही था, तो हमने वो फॉर्मूला लगा के देखा, मिस करके आंसर तो 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला किसी भी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लगाया जा सकता है, केवल बीच वाला पॉइंट नहीं बल्कि किनारे वाले पॉइंट या रेशो भी, तो हम जो है सेक्शन फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एक दूसरे प्रकार का उदाहरण है, इसमें मैंने 4 वैल्यू लिए हैं, a 7,2, b 8,3, c 9,4 एंड d इज p,3। p यानी ये मिसिंग है और ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वो ये कह सकता है आपसे कि ये a b c d किसी क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब जैसा हम जानते हैं किसी भी प्रकार का हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, और वो क्वाड्रिलेटरल का नाम आपको बताएगा स्पेशली। जैसे वो कहेगा कि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ वो कहेगा ये रेक्टेंगल है, यहाँ वो इसको स्क्वायर भी कह सकता है, ठीक है, वो इसे रोम्बस भी कह सकता है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, लेकिन इन्हीं 4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इन्हीं 4 में से एक कंडीशन आपको दी जाएगी कि भाई साहब ये ए बी सी डी जो हैं चारों आपके पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का नाम बोल देगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये पी की वैल्यू बताओ। अब अगर आप यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो, ए बी स्क्वायर जो है सी डी स्क्वायर के बराबर रखोगे अगर पैरेललोग्राम है, और ए डी स्क्वायर भी बहुत लंबा पड़ता है, बहुत लंबा। तो सेक्शन फार्मूला से ये बिल्कुल आसान हो जाता है। क्यों?
अगर आप इसके डायगनल्स बना दो ए सी और बी डी, और ये मिड पॉइंट जो होता है ये मिड पॉइंट होता है एक तरह से ओ, आप चाहे पैरेललोग्राम की बात करो, चाहे रेक्टेंगल की बात करो, चाहे स्क्वायर की बात करो, चाहे रोम्बस की बात करो, यहाँ चारों में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो मिड पॉइंट पे काटते हैं, यानी मध्य बिंदु पर काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड पॉइंट होगा AC डायगनल का, AC वाले डायगनल का मिड पॉइंट यानी कि O, वही मिड पॉइंट भी होगा DB वाले डायगनल का, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ DB या BD। तो दोनों डायगनल्स यानी विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है O, वो सेम होता है। जो AC का है O, तो BD का भी O है, और ये इन 4 क्वाड्रिलेटरल्स में ही ऐसा होता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन इन्हीं 4 में से किसी एक के नाम के साथ आएगा। और मिड हमें क्या करना है, अब देखिए जैसा मैंने यहाँ लिख ही दिया कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो आप क्या करो, एक बार A और C के कोऑर्डिनेट्स लेके उसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो देखो अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालता हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है 7 + 9/2, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2 + 4/2। तो कुल मिला के आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 8,3 सॉल्व करने पर। और ऐसे अगर मैं BD के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ तो BD के कोऑर्डिनेट्स आपके बनेंगे यहाँ से 8 और P, 8 + P/2, और दूसरा हिस्सा बनेगा 3 + 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 8 + P/2, 3। अब आप देखिए इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है 3 3, तो x कोऑर्डिनेट भी सेम है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है AC का और BD का, ये सेम है। ये एक ही पॉइंट को दो अलग अलग तरीके से निकाला हमने, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये y तो बराबर है, x को और बराबर रख दीजिए, तो 8 बराबर 8 + P/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर आके 16 हो जाएगा 8 + P, ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 - 8 = P, और आपकी जो P की वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। तो ये इस प्रकार हम जो मिसिंग वैल्यू है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से बहुत लंबा क्वेश्चन बनता, सेक्शन फार्मूला से बिल्कुल आसान हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, वो कह रहा है दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, दो पॉइंट्स दे दिए, A 4,1, B 2,3, और वो कह रहा है इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्शन यानी कि ट्राइसेक्ट करना। अब आप सोचेंगे ट्राइसेक्ट क्या होता है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर टुकड़े, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे ट्राइसेक्शन बोलते हैं। जैसे बाइसेक्शन होता है ना, मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट तो बीच में होता है एक, जिससे 2 टुकड़े होते हैं, ये ट्राइसेक्शन है। अब इसको हमें 3 बराबर टुकड़े करने हैं, तो 3 बराबर टुकड़े करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तभी तो 3 टुकड़े होंगे ना। इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, XY भी बोल सकते हो, A B के अलावा कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 बराबर टुकड़े, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। 3 टुकड़े करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स, और उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। मिड पॉइंट में 1 पॉइंट निकालना पड़ता था, जिसे बाइसेक्शन भी कह सकते हो, और ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं। अब निकालने का तरीका वही है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, काम बहुत आसान है। देखिए कैसे, जो A कोऑर्डिनेट्स है 4,1, इसको x1 और y1 मान लो, ये आपका x1 y1 जैसा हर बार मानते हैं, और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लो। अब बात रह गई रेशो की, रेशो तो है नहीं, रेशो होता तो हम निकाल लेते, तो रेशो हमारी आंखों के सामने ही है, बस हमें देखने भर की जरूरत है। देखिए कैसे, ये तीनों इक्वल पार्ट हैं, इक्वल, जैसे 4 4 4 है तो 1 1 1 रेशो हो गया, अगर 5 5 5 है तो भी 1 1 1 रेशो हो गया। तो यानी एक पार्ट इधर है, अगर मैं P पॉइंट की बात करूँ तो एक टुकड़ा इधर है। चलिए इसको दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि समझने में हमें आसानी हो। ये A है, ये B है, ये P है, ये Q है, तो मैं सिर्फ P की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो अगर P की वैल्यू की बात करें तो देखो, एक टुकड़ा इधर है और 2 टुकड़े इधर हैं, यानी जब P के लिए बात करते हैं तो रेशो हो जाता है 1:2। वेरी सिंपल। अब आप समझ गए होंगे कि Q के लिए मुझे क्या करना है। चलिए आप लोग सोच के देखिए, साथ साथ मैं बनाता हूँ तब तक। जी हाँ, कुछ बच्चों ने अपने मन में जवाब सही सोच लिया है एकदम। जब हम Q की बात करते हैं तो 2 टुकड़े इधर आ जाते हैं और एक टुकड़ा इधर आ जाता है, तो ऑब्वियसली Q निकालने के लिए रेशो क्या लेना है, 2:1। वेरी गुड। जिन बच्चों ने इस बात को सोचा, सॉरी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हाँ, जिन बच्चों ने इस बारे में सोचा पहले से, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही ध्यान दीजिए आगे भी। तो x1 y1 यही रहेगा, 4 और 1 दोनों केस में, एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। x2 y2 यही रहेगा, इस केस में भी और इस केस में भी। बस क्या बदल गया, आपका m1:m2 बदल गया। जब आप m1 m2 की जगह 1:2 लेते हो तो आप p कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और जब आप m1 m2 की जगह
2:1 लेते हो तो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बाकी सारा लॉजिक वही है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, x1 y1 है आपके पास, x2 y2 है, रेशो आपको पता चल गया और आप फोर्थ वन जो मिसिंग वैल्यू है P और Q के कोऑर्डिनेट्स वो निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 बार फॉर्म सॉल्व करना है, एक बार 1:2 लेके, एक बार 2:1 लेके। और कभी भी ट्राइसेक्ट का क्वेश्चन आता है तो ये फिक्स पैटर्न है, एवरी टाइम इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्राइसेक्शन आपको यही करना है, पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 1:2 लेना है, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 2:1 लेना है, क्योंकि रेशो जो है इक्वल रहेगा हमेशा ट्राइसेक्शन में, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसी के साथ एक लास्ट और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए वो कह रहा है एक सर्कल है, थोड़ा सा ऐसा बन गया, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, 8 डायमीटर है ये, ध्यान दीजिएगा, और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7,4, वेयर ए बी इज द डायमीटर, राइट, डायमीटर ऑफ सर्कल। अब वो कह रहा है आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है सबसे पहले बताओ जी इसका सेंटर क्या होगा, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फिर वो आपसे कह रहा है कि इसके डायमीटर की लेंथ बताओ मेरे को कितनी है, डायमीटर की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। और थर्ड नंबर पे वो कह रहा है बताओ जी रेडियस कितनी लंबी होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सेंटर निकालना है, सेंटर है जी यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीच में, इसको सी नाम बोलता हूँ। अब सेंटर क्योंकि डायमीटर का बिल्कुल बीच में होता है, मिड में होता है ना, तो मिड पॉइंट होता है ये, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है सेंटर निकालने के लिए, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट लगाएंगे, आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, चलो फटाफट से लगा देते हैं एकदम ओरली, है ना। 3 + 7 10, 10 का आधा बाई 2 होता है क्योंकि 5, 8 + 4 12, 12 का आधा 6। चलिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, देखिए ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 5,6। अब डायमीटर निकालना है, डायमीटर की लेंथ निकालनी है मतलब, तो लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना है, यानी ए से बी तक का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड। और इसमें क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर और अंडर द रूट। और थर्ड नंबर पे रेडियस निकालनी है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं पता कि रेडियस कैसे कर सकते हैं, लेकिन रेडियस निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। मैंने क्यों कहा 2 तरीके, पहला तरीका है आप B से C तक का डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला हिस्सा रेडियस है ना, B से C तक, सेंटर से बाहर के कॉर्नर पॉइंट, तो ये रेडियस है, आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो B और C में, B और C का डिस्टेंस लगा दो, आपके पास रेडियस आ जाएगी। या फिर आप सोचोगे इधर का हिस्सा भी तो रेडियस है, तो आप इधर भी लगा सकते हो, तो आप यहाँ तो BC का डिस्टेंस निकाल लो या AC निकाल लो, यहाँ तो इधर वाला हिस्सा निकाल लो BC या इधर वाला हिस्सा निकाल लो AC, आपको रेडियस मिल जाएगी। और दूसरा आसान तरीका क्या है, लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं कहा है कि नहीं कहा, लेकिन अगर नहीं कहा, सिर्फ बोला रेडियस निकालो, तो आपने जो डायमीटर निकाला था उसका हाफ कर दो, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो डायमीटर जो निकल गया है सेकंड पार्ट में उसी का आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। और अगर नहीं समझ आ रहा कि डायमीटर का आधा क्यों कर रहे हैं हम, या उस टाइम बात दिमाग में नहीं आती, तो आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, या तो BC का या AC का कोई भी एक लगा दो और आपके पास आपका रेडियस आ जाएगा। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका सेम रहेगा, आप कैलकुलेट करके देखेगा। आप चलिए खुद से ये ट्राई करके देखना कि डायमीटर निकालने के बाद अगर रेडियस निकालते हैं BC और AC, क्या ये दोनों सेम आ रहा है, और क्या ये दोनों वैल्यू इस डायमीटर की आधी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, चेक कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ आया अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।